जी, आवाज क्लियर है। तो जी सर, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चंस। सर, ओके। एल्बिडो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि एल्बिडो किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होकर जो भी रेडिएशन आती है उसे जी, एल्बिडो से ग्राउंड कहेंगे सरफेस से आप? कहेंगे। जो क्लाउड्स ने रिफ्लेक्शन करनी है वो अल्बीडो नहीं होगा। डस्ट ने जो एटमॉस्फेरिक डस्ट ने रिफ्लेक्शन करनी है वो अल्बीडो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ग्राउंड सरफेस से जो जो रिफ्लेक्ट होती है, यानी सॉलिड्स वगैरह जो इन कांटेक्ट विद ग्राउंड है उनसे। ठीक है, उसको अल्बीडो कहते हैं। सर, ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मतलब ये हमने ना फिगर्स ये लिखनी है, नोट हाँ, करनी है। एग्जैक्टली, ये किताब में फिगर्स एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, बुक में सरफराज अहमद तो बाजवा सर की या जल्दी। डी विलीज, सर लेकिन ये आपको रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हो जाए। जी जी, जी, थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। शेयर होगी अभी। थैंक यू सर। ठीक है, अब बेसिकली फातिमा ने भी ज्वाइन किया, लेकिन वही बात है कि अभी टॉपिक कवर हो चुका, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो अब मैं करवाने लगा हूँ, दैट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं मैसेज कर दूँ रीज्वाइनिंग का सबको। ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आती है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की है। एक है वर्टिकल और दूसरी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है बेसिकली इट इज समवॉट रिलेटेड टू इंसोलेशन एंड हीट बैलेंस। वही हीट बैलेंस जो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ एरियाज जो हैं वो वर्टिकल रेज ऑफ सन रेज रिसीव करते हैं, हाई एंगल की सन रेज रिसीव करते हैं, कुछ एरियाज पे लो एंगल की सन रेज आती है। सो उसका इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है, ये लाइंस जो इधर आपको ड्रॉन नज़र आ रही हैं, इनको हम बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं isotherms. Isotherms are basically the lines on the map that are joining the points of same temperature. So word है isotherms. Iso means equal. Therms means heat. So these are the lines joining the same temperature points. तो ये मैप पे ड्रॉ की जाती हैं। अब इनसे आपको आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये -10 का टेम्परेचर मेंशन किया गया, तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह से भी ये लाइन क्रॉस कर रही है मैप पे, उन सब जगहों पे टेम्परेचर जो था वो -10 रिकॉर्ड किया गया हुआ है। ठीक है जी, उसके साथ कलर्स को आप देख लें। जो रेड कलर होता है यूजुअली वो हाई टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्लूज और डार्क ब्लूज होते हैं वो लो टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ वी मूव अराउंड द अर्थ और वी मूव अराउंड द planet फ्रॉम से इक्वेटोरियल एरियाज टू द पोलर एरियाज, तो हमें यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन नज़र आएगी वो क्या है कि नियर द इक्वेटर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम टेम्परेचर इक्वेटर जा रहे हैं, टेम्परेचर के अंदर एक रिडक्शन आ रही है। Now, what actually is the cause of this reduction, or you may say the lowering of the temperatures when we are moving away from the equator? तो वो बड़ा सिंपल सा अभी हमने हीट बैलेंस में इसको डिस्कस किया कि जहाँ पे भी आपको हाई एंगल की सनरेज मिलेंगी, वहाँ पे ग्राउंड पे एब्जॉर्प्शन जो होगी, या ज़मीन जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी हीट को, और सनरेज को। जहाँ पे लो एंगल की सनरेज पड़ेंगी वहाँ पे टेम्परेचर्स कम होंगे। उसकी वजह यह है कि रिफ्लेक्शन बाय द ग्राउंड सरफेस जो है वो ज़्यादा होगी। सो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली जो आर्बिट्ररी लाइंस, या आप कह सकते हैं इमेजिनरी लाइंस, जो आपको प्लेनेट की सरफेस पे यूजुअली ड्रॉ की हुई मिलती हैं मैप्स के ऊपर भी,
इनको हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। इनको लाइंस ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। लैटिट्यूड्स बेसिकली हॉरिजॉन्टली ड्रॉन लाइंस हैं, इसीलिए लैटिट्यूड का वर्ड यूज होता है, मीन साइडवेज ड्रॉ की जाती है। और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लेंथ्स में यूज की जाती हैं। और लॉन्गिट्यूड जो है ये बेसिकली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर। तो एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की हुई आपको मिलेंगी। जबकि लैटिट्यूड्स में इक्वेटर जो है वो सेंट्रल लैटिट्यूड के तौर पे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे आप अगर इसको इक्वेटर समझ रहे हैं तो ये इक्वेटोरियल लाइन है जो कि लैटिट्यूड के तौर पे ड्रॉन है। और इस लाइन से ऊपर जो है वो फिर 30, 60 और सो ऑन, वो जो भी एंगल्स उसके हैं, अप टू 90 दे गो ऑन। ठीक है। सो बेसिक बात यह है कि जब सनराइज की बात होती है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इक्वेटर और उसके करीब के जो लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ सनराइज जो है वो हाई रहता है। और जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे वही एंगल ऑफ सनराइज जो है वो कम होता जाएगा। तो इस सूरत में जो इफेक्ट है उन रेज का वो भी कम होता जाता है। तो स्लांटिंग रेज जो है वो लो एंगल की रेज है और वो ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड आउट होती हैं और एब्जॉर्ब कम होती हैं ग्राउंड में। ठीक है। रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी इनकी ज़्यादा, स्कैटरिंग ज़्यादा, इसलिए इनका इफेक्ट कम रहता है। सो पोलर एरियाज के करीब आपको लो टेम्परेचर्स मिलेंगे और ट्रॉपिकल एरियाज में आपको हाई टेम्परेचर्स मिलेंगे। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि जो टेम्परेचर है वो लैटिट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। जितना हम लैटिट्यूड इंक्रीज करेंगे, यानी जितना हम मूव करेंगे अवे फ्रॉम इक्वेटर, उतना ज़्यादा टेम्परेचर में कमी आएगी। अब उस टेम्परेचर की कमी की बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट लाइंस को भी, कि वो किस तरह से रेफर की जाती है। सो सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो अर्थ है उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दैट इज टिल्टेड। अब वो एक्चुअल कितना टिल्टेड है, तो ये बेसिकली एंगल बनता है विच इज़ 23.5 डिग्रीज। सो इस लाइन को, जो कि वर्टिकल लाइन के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस लाइन को हम रेफर कर सकते हैं कि ये वो लाइन होगी जो नाइट और डे के पोर्शंस को डिवाइड करती है। यानी कि हमारे प्लेनेट का ये वाला हिस्सा जो है, this will be dark side of the planet if the sun rays are coming from this side। तो अगर सन रेज इधर से आ रही है तो डार्क साइड ऑफ द प्लैनेट जो होगी वो ये वाली साइड होगी। ठीक है। दिस वुड बी द नाइट साइड। सॉरी, लेट्स गो, लेट मी। सो ये साइड जो है ये डार्क साइड होगी। द अदर साइड विच इज द फेसिंग द सन वुड बी द लुमिनस साइड, जहाँ पे डे को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, क्योंकि एटमोसफेयर में आपको या आसमान पे आपको सन नज़र आ रहा होगा। द मेन थिंग इज कि बेसिकली जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड है। सो एक्सियल टिल्ट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ज़मीन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ, और एक्सेस ये है। उसके कंपैरिजन में इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए इस लाइन को हम इक्वेटर के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। सो अगर सन रेज आ रही हैं फ्रॉम दिस साइड, तो आपके सामने है कि वो रेज ऑफ सन जो है वो वर्टिकली पड़ रही होंगी ऑन दिस एरिया, जिसको हम सॉरी ऑर्बिट के हवाले से ये वाली लाइन है, इस पे ये आ रही है। तो ये पॉइंट इक्वेटर से कितना दूर है? इफ द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जिसका जिसको हम नाम देते हैं कि इट इज द विंटर सीजन फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर,
तो यहाँ पे आपको स्लांटिंग सन रेज मिल रही होंगी, बहुत लो एंगल की। इवन नॉर्थ पोल के ऊपर रेज पड़ ही नहीं रही होंगी, क्योंकि वो इस कर्वेचर के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जो वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ रही हैं वो यहाँ पे पड़ रही हैं, जो कि इक्वेटर से 23 डिग्री नीचे है। क्यों? क्योंकि इस जगह से ये नॉर्थ पोल जब 23 डिग्री आपने टिल्ट करवाया, तो इक्वेटर इस जगह से 23 डिग्रीज ऊपर की तरफ राइज हो गया। सो जो पॉइंट वर्टिकल रेज ऑफ सन रिसीव कर रहा है वो एक्चुअली इक्वेटर से साउथ की तरफ लोकेटेड है। ऐसी सिचुएशन अकर करती है 22 दिसंबर को, जो कि अभी आने वाली डेट है। तो 22 दिसंबर वुड बी द शॉर्टेस्ट डे फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाला हिस्से में रहने वाले लोग जो होंगे वो एक शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व करेंगे। लॉन्गेस्ट नाइट वुड बी देयर, सबसे लंबी नाइट होगी। और सर्दियों की एक्सट्रीम कहा जाएगा इसको, हम विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से 22 दिसंबर को चूंकि कैप्रिकॉर्न का जोडियाक साइन स्टार्ट होता है, तो हम इस अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम देते हैं। तो आप डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इट इज़ 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, सेंट्रल लाइन इक्वेटर के तौर पे। अब अगर इसी को हम कहें कि सूरज की रोशनी इस साइड से आ रही है, और जो नॉर्थ पोल है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो उसमें क्या होगा कि अब इस जगह पर वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ेंगी। और ये पॉइंट जिसके ऊपर वर्टिकल रेज ऑफ सन इस वक्त रिसीव हो रही है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो it is actually 23.5 degrees above the equator, या towards the north of equator। so इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कह सकते हैं। और चूंकि ये अकर करता है जून 22 को, तो जून 22 को जो जोडियाक साइन स्टार्ट होता है वो कोई बता सकता है कौन सा होगा? इसका जोडियाक साइन है कैंसर। जिन लोगों की बर्थ जून की 22 तारीख से 21 जुलाई के दरमियान होती है, उनको कैंसरियन कहा जाता है। सो उससे याद रखिएगा कि इस लाइन को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वो लाइन है जब वर्टिकल रेज ऑफ सन जो है वो 22 जून को इस जगह पे पड़ रही होती है। इसी तरह से दो सर्कल्स और हैं, एक आर्कटिक सर्कल कहलाता है और एक एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। इनकी डिग्रीज जो है वो भी इधर अभी आपको मिल जाएंगी, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। सो ये सारी की सारी डिग्रीज जो है ये बेसिकली ज़मीन के टिल्ट की वजह से हैं। यानी कि ज़मीन का एक्सेस चूंकि अपनी ओरिजिनल वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। अगर वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होता है इस तरह से, तो उस सूरत में सूरज की रोशनी जो भी आती वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट एंगल पे आती, कि पोल पे हमेशा वो ज़ीरो के एंगल पे रहती, दोनों पोल्स पे। इक्वेटर पे हमेशा वो 90 के एंगल पे रहती, और जिस जिस लैटिट्यूड पे जहाँ जहाँ पे भी रेज ऑफ सन पड़ रही है वो एक कांस्टेंट एंगल पे पड़ती रहती। ठीक है जी। तो उस सूरत में बेसिकली बात यहाँ पे यही आती है कि जितना भी ये वेरिएशंस हैं टेम्परेचर के अंदर, वो सारी की सारी ज़मीन की रोटेशन और उसके एक्सेस की टिल्ट की वजह से कॉज होती है। सो सीजन्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा सीजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो टिल्ट्स आपको बताए उसके मुताबिक चार पोजीशंस जो हैं वो सूरज के गिर्द ज़मीन की आपको न विजिबल है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल इज़ एक्चुअली टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, और जो नाइट और शेड का जो डिवीजन बन रही है वो इस तरह से बन रही है तकरीबन, ये नॉर्थ पोल से हट के। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जहाँ से ये डे और नाइट स्टार्ट हो रहे हैं इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे ये वाली डिवीजन जो है ये आर्कटिक सर्कल, और ये वाली डिवीजन
एंटार्क्टिक सर्कल की टर्मिनल लाइंस है। ठीक है जी। और जो वर्टिकल रेज ऑफ सन आप रिसीव करते हुए देख रहे हैं वो इक्वेटर पे नहीं पड़ रही, बल्कि वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही हैं। दिस represents the June solstice, और यू में से द समर्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जबकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये विंटर सीजन है फॉर द सदर्न हेमिस्फेयर। अब ज़मीन अपने ऑर्बिट में ट्रैवल करते करते जब 90 डिग्रीज तक का एरिया कवर कर चुकी है, क्योंकि पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज है। नाउ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल बोथ आर एक्चुअली at the same distance. Neither North Pole is tilted towards the sun, nor the South Pole. तो उस हवाले से अब देखेंगे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर बिल्कुल ही ज़मीन का एक्सेस ऑफ रोटेशन वर्टिकल होता विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट, तो फिर पोल्स पे सेम एंगल की सनराइज पड़ती रहती पूरा साल, और इक्वेटर पे भी उसी एंगल की सनराइज पड़ती रहती। लेकिन अब जब हम 23 सितंबर की बात करते हैं, तो उस वक्त इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ रही होती है, और ज़मीन की हर हिस्सा 24 घंटे के दौरान जब रोटेट करता है, तो उसमें से वो 12 घंटे सूरज के सामने रोटेट करता है, और 12 घंटे जो है वो अवे फ्रॉम द सन रोटेट करता है, यानी कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम इसको इक्विनॉक्स की टर्म देते हैं। ये इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल नाइट्स। तो इसको हम नॉर्दर्न फॉल या ऑटम सीजन कहते हैं, क्योंकि हम समर से आ रहे थे, हमारे लिए फॉल का सीजन होगा। साउथ के लोग जो हैं वो विंटर को फेस करके आ रहे हैं, उनके लिए अब एंगल ऑफ सनराइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनके लिए स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 महीने और गुजरने के बाद ज़मीन जब 22 दिसंबर को इस पोजीशन में पहुंचती है, तो जो वर्टिकल रेज ऑफ सन है वो इक्वेटर से नीचे के 23.5 पे, जिसको हमने कैप्रिकॉर्न कहा था, वहाँ पे फॉल करना शुरू कर देती हैं। सो इन वर्टिकल रेज की वजह से जो समर सीजन है वो आपको साउथ में मिलेगा, और नॉर्थ में आपको विंटर सीजन मिल रहा है, बिकॉज स्लांटिंग रेज ऑफ सन आपको रिसीव हो रही है। जबकि आपका जो एक्सियल टिल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, वो अवे फ्रॉम द सन है। तो 3 महीने ये हो गए, और उसके बाद अब नेक्स्ट 3 महीने जब गुजर के हम चले जाएंगे मार्च कंडीशन में, तो अगेन आप ये देखेंगे कि जो टिल्ट है दैट इज नाइदर टुवर्ड्स द सन नॉर अवे फ्रॉम द सन, और जो वर्टिकल रेज ऑफ सन है वो इक्वेटर पे पड़ रही होंगी। दोनों पोल्स के ऊपर सेम एंगल की सन रेज पड़ेगी। दुनिया के हर हिस्से में इक्वल डे नाइट्स होंगी। इसको ये अकरेंस होती है 21 मार्च की तारीख में, और इसको हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स, या इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई रेपिटेशन की ज़रूरत है तो आप क्लियरली कह सकते हैं। जी क्लियर। ओके, अब यहाँ से आगे देखिए। जी, सेम डायग्राम, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें आपने सूरज के साथ वो डिफरेंट एंगल्स देख लिए, आपने इम्पोर्टेंट लाइंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। ये नॉर्थ पोल, ये पोर्शन साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल साउथ की तरफ 66.5, ये सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की तरफ 66.5, ये रेड लाइन इक्वेटर है, इससे 23.5 डिग्री के एंगल पे साउथ की तरफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप जून की कंडीशन देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैंसर के ऊपर वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ रही हैं, जबकि इक्वेटर जो है वो उससे नीचे झुका हुआ है। और इस जगह पे जब आप दिसंबर में देख रहे हैं, तो ये लाइन जो है ये डे और नाइट को डिवाइड कर रही है। आर्कटिक सर्कल आपके सामने है जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इधर से एंटार्क्टिक सर्कल रिप्रेजेंटेशन है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन,
इक्वेटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे झुका हुआ नजर आ रहा था। कैप्रिकॉन इज रिसीविंग द वर्टिकल रेज ऑफ सन, यानी कि साउथ की तरफ समर्स है। और कैंसर जो है वो टिल्टेड हुआ हुआ है अवे फ्रॉम द सन, तो वहाँ पे विंटर कंडीशन आ रही है या स्लांटिंग रेज आ रही है सन की। सो दीज आर एक्चुअली द सीजन्स। लेकिन एक चीज़ जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की वो ये थी कि जो भी केस हो, जो भी कंडीशन हो, उसके बीच में जो हाई एंगल की सन रेज हैं वो आपको इक्वेटर और उसके सराउंडिंग्स पे मिलेंगी। हाई एंगल की सन रेज आपको कहाँ मिल रही हैं? इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल एरियाज तक। ट्रॉपिकल एरिया किसको कहा जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान। तो यहाँ पे अब आपके सामने है दिसंबर और जून की एक्सट्रीम कंडीशंस। जब आप जून की बात करते हैं, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो आपके सामने है कि सोलर आवर्स कितने हैं। यानी यहाँ पे आपके पास दिन की सन रेज के रिसीव करने की ड्यूरेशन कितनी है। तो 24 घंटे में से 15 घंटे ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जो रोशनी में रोटेट हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के। और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इधर से वो नाइट का है। ठीक है, तो बाकी के 9 घंटे जो है वो रात है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को ऑब्जर्व किया जाए तो ये मुसलसल रोशनी में घूम रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन आपका जो है वो यहाँ पे इस तरह से टिल्टेड है। ये पोर्शन है जिसपे रोटेशन हो रही है। सो साउथ पोल इज रोटेटिंग इन द डार्क, नॉर्थ पोल इज रोटेटिंग इन द लाइट। जबकि दिसंबर में कंडीशन क्या है कि नॉर्थ पोल की सर्दियां अभी एक्सट्रीम पे हैं, और नॉर्थ पोल की जो रात है उसकी ये मिड नाइट है। ये रात कब ख़त्म होगी? ये मार्च में जाके ख़त्म होगी, जब नॉर्थ पोल पे रोशनी पड़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो मर्जी महीना हो, जो मर्जी साल का दिन हो, इक्वेटर आपको बराबर रोशनी में और बराबर अंधेरे में डिवाइडेड मिलेगा। वहाँ पे हमेशा 12 घंटे का दिन और रात रहता है। लेकिन जितना आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, आवर्स जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते जाते हैं। इंक्रीज इन द सेंस कि अगर रात लंबी है तो बहुत ज़्यादा लंबी है, और दिन और रात का फर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब डिस्कस करने का बेसिक मकसद ये था कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि दुनिया के कौन से इलाके गर्म हैं और कौन से इलाके बहुत ठंडे हैं। सो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने आइसोथर्म्स को अपने इनिशियल लेक्चर में स्टार्ट में देखा, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अवे फ्रॉम इक्वेटर मूव कर रहे थे, तो टेम्परेचर में कमी आ रही थी। इस हवाले से अब देखिए, टॉपिक ऑफ कैंसर को हम आइडेंटिफाई कर चुके, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आपको इक्वेटर नजर आएगा। सो ये बेल्ट पूरी की पूरी, इसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल जोन, या इसको हम टॉरिड जोन का नाम देते हैं, जो कि ग्रीक रेफरेंस के साथ यूज होने वाली टर्म है। साथ ही साथ हम इसको नाम दे सकते हैं विंटरलेस जोन, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सारा साल हाई एंगल की सनराइज पड़ती है, तो यहाँ विंटर कंडीशन प्रिवेल नहीं करती। समर जैसी कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर्स होंगे। दूसरे केस में पोलर जोन है। पोलर जोन को फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। फ्रिजिड का मतलब कोल्ड है। इसको समरलेस भी कहते हैं। यहाँ पे चूंकि एंगल और सनराइज हमेशा कम रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो आपको समरलेस कंडीशंस मिलेंगी, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस मिलेंगी। जो इन बिटवीन आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जो कि आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके दरमियान में मिलेगा। या फिर ये आपको कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक के दरमियान में मिलेगा। इन जोन्स को नाम दिया जाता है टेम्परेट जोन्स, या इनको सब ट्रॉपिकल जोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है, या इनको मिड लैटिट्यूड्स कहते हैं, टेम्परेट जोन्स को। अब इसके दो हिस्से हो सकते हैं। एक को तो हम सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं, और दूसरे को हम सब पोलर कह सकते हैं। जो पोल्स की तरफ है वो सब पोलर है, और जो ट्रॉपिक्स की तरफ है वो सब ट्रॉपिक है।
जो सब ट्रॉपिकल जोन है ये वार्म टेम्परेट कहलाता है। वार्म टेम्परेट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे गर्मी और सर्दी होती है, लेकिन सर्दियाँ लंबी होती हैं। जैसे अब पाकिस्तान है वो वार्म टेम्परेट रीजन में है, वो उन जोन्स में या उन लैटिट्यूड्स में है जो कि ट्रॉपिक्स के करीब है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 37 डिग्री तक पाकिस्तान की एक्सटेंट है। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक वार्म टेम्परेट रीजन में है। वी ऑब्जर्व लॉन्गर समर्स दैन विंटर्स। जबकि सब पोलर साइड जो है इसको हम कूल टेम्परेट कह सकते हैं। कूल टेम्परेट एरिया वो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर्स कम होते हैं, लेकिन सर्दियाँ लंबी हैं और गर्मियाँ शॉर्ट हैं। सो उस जोन को हम कूल टेम्परेट जोन का नाम देते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। जी ओके। तो यहाँ पे अब बेसिक बात है, ये ग्रीक मॉडल है, आइडियल कंडीशन है, एंगल्स ऑफ सन रेज को बेस बनाया गया है और उसकी बेस के ऊपर हमने जोन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है जी। फ्रिजिड जोन, उसके अलावा टॉररिड जोन, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, कोल्ड और हाई टेम्परेचर जोन्स हैं। टेम्परेट जोन जो है वो सीजनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें अब बेसिक बात यही है कि यहाँ पे विंटर और समर एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेंथ ऑफ विंटर और समर जो है वो टेम्परेट जोन की फर्दर डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे हम वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट की बात करते हैं। अब बेसिक बात यहाँ पे ये ली जाती है कि क्या बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से टेम्परेचर जो है वो लैटिट्यूड के साथ जो है वो डिक्रीज करता है, या उसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लैटिट्यूड इट्सल्फ जो है वो एक ऐसी ऐसा फैक्टर है जो कि मोस्ट पोर्टेंट फैक्टर कहला सकता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पे हम हाई एंगल की सन रेज रिसीव होते हुए देख रहे हैं वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे लो एंगल की सन रेज हम रिसीव करते हुए देख रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर्स कम है। अब ये देखिएगा आपके सामने दो थर्मोग्राफ्स दिए हुए हैं। ये थर्मोग्राफ्स बेसिकली, या ये ग्राफ ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर्स को शो कर रहे हैं। एक तरफ हम इस्लामाबाद के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका मंथली रिकॉर्ड है, पूरे साल में आप वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके बाद मरी, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये लोकेशन क्या है, पाकिस्तान के बिल्कुल मतलब नॉर्थ ऑफ पंजाब आप कह लें, वहाँ पे मरी हिल्स है और साथ ही इस्लामाबाद है। लेकिन इस्लामाबाद का आपको जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है, इट इज़ टचिंग 40 इन जून। ठीक है जी, ये आपके सामने ऑब्जर्वेबल है कि ये 40 तक टच कर रहा है जून में, लेकिन मरी में ये सिर्फ 25 तक जा रहा है। उसके बाद अगर लो टेम्परेचर्स की बात करें तो लेस देन 5 पे ये दिसंबर में 4 नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और इधर टेम्परेचर जो है वो जनवरी के 0 और इवन सब 0 भी चले जाते हैं। ठीक है। जबकि आप हाईएस्ट टेम्परेचर जो देख रहे हो वो ये 7 के करीब है, इधर जो हाईएस्ट टेम्परेचर्स हैं वो 15 के करीब है। सो बेसिक फर्क क्या है, अब इधर सनराइज की जो एंगल्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज एरियाज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब के एरियाज हैं। लेकिन चूंकि मरी हाइट पे है, तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर में पढ़ा था कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ जो है वो डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। तो जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करेंगे, आप हाइट गेन करेंगे, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। सो फैक्टर अब यहाँ पे क्या आया कि ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड तो मरी को बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब होने की वजह से, सेम एंगल ऑफ सनराइज की वजह से इस्लामाबाद जैसा टेम्परेचर दिखाना चाहिए था, लेकिन हाइट की वजह से वो टेम्परेचर कम हो गया। दूसरा आ जाता है जी डिस्टेंस फ्रॉम सी। एग्जांपल देखिए, लाहौर और कराची के टेम्परेचर्स को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कराची का जो जून का टेम्परेचर है, जो कि गर्म तरीन महीना है, वो 35 है। और दिसंबर का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। लाहौर का दिसंबर टेम्परेचर जो है
वो 25 से नीचे एवरेज आ रही है। हाईएस्ट और लोएस्ट तो आप देख ही सकते हैं, 5 के करीब होता है। ठीक है जी, जबकि ये 10 से ऊपर ऊपर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लाहौर पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो वो उसको उतना ही ज़्यादा हीट अप कर देती है गर्मियों में, क्योंकि वो ओपैक सरफेस है, उसमें पेनिट्रेशन ऑफ लाइट नहीं है। वो सिर्फ सरफेस ऑफ द ग्राउंड जो है उसको हीट अप कर रही है, इसलिए लाहौर ज़्यादा गर्म होगा। कराची में क्या है कि साथ ही समंदर है, सनरेज पेनिट्रेट कर जाती हैं 200 मीटर की गहराई तक, फिर सर्कुलेशन शुरू हो जाती है पानी की, उसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पानी या समंदर, करीबी समंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है सराउंडिंग एरियाज को। और गर्मियों में ये इफेक्ट आपको नज़र आता है कि वहाँ के इलाके इतने गर्म नहीं होते। दो कि कराची जो है वो लाहौर की निस्बत इक्वेटर से ज़्यादा करीब है, लेकिन कराची लाहौर से रिलेटिवली ठंडा महसूस होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सर्दियों में वही पानी जो है वो वार्मथ का एलिमेंट देता है, जबकि लाहौर के इलाके में जो है वो पानी ना होने की वजह से या लैंड वाटर बॉडी करीब ना होने की वजह से जो हीट है पानी में, जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा एंटर हो चुकी होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, वो रिलीज नहीं होती। और विंटर्स में पानी जो है वो एक वार्मिंग इफेक्ट देता है। सो जहाँ पे भी आप वाटर बॉडी के करीब होंगे वहाँ पे आपको टेम्परेचर्स रिलेटिवली ज़्यादा मिलेंगे विंटर्स के। ठीक है जी। अब इधर एक ऑब्जर्वेशन है, आपके सामने एक गैंडर लिखा है, एक डबलर लिखा है, टेम्परेचर्स की वेरिएशन आपके सामने मेंशन्ड है। और क्यों हमने ये बात की है यहाँ पे, -10 -15 का टेम्परेचर जा रहा है इस इलाके में, और आप इधर एक ब्लू एरो देख रहे हैं, ये बेसिकली कोल्ड वाटर फ्लो है जो कि लेब्राडोर करंट का है। और ये करंट का फ्लो जो है ये बेसिकली आर्कटिक से आ रहा है। सो गैंडर का इलाका जो है यहाँ पे आपको टेम्परेचर -10 में मिल रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर फ्लोज इसके करीब से गुजर रहे हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो कोल्ड कंडीशन है वो बहुत एक्सट्रीम है। उसके कंपैरिजन में आ जाइए, ये वाला एरिया डबलिन की साइड है, इधर आपको जो टेम्परेचर्स मिल रहे हैं वो 5, मतलब 5 से नीचे हैं लेकिन 0 से ऊपर है। सो उतनी एक्सट्रीम आपको नज़र नहीं आ रही जितनी कि आपको गैंडर के एरिया में नज़र आ रही है, जो कि लेब्राडोर के इन्फ्लुएंस में आता है। सो लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जा रही है, वो एक वार्म करंट है। वार्म करंट का इफेक्ट ये रहेगा कि वो टेम्परेचर्स को इंक्रीज कर देगी। सो इफ दीज टू places have the same, even they have the same latitude, फर्क कहाँ पे आ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम सी एक जैसा है, लैटिट्यूड एक जैसा है, हाइट एक जैसी है, लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशन है। तो उस वेरिएशन का कॉज कौन बना? वहाँ की करंट्स उसका कॉज बनेंगी। करंट्स के बाद फिर आते हैं प्रिवेलिंग winds। प्रिवेलिंग winds में आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दो जगहों के टेम्परेचर, एक शंघाई है और एक लाहौर है। ठीक है जी। और उसको बेसिक वजह क्या यहाँ पे है कि अगर मैं इसको आप को मैप पे शो करूँ तो ये आपके सामने हिमालयन रेंज नज़र आ रही है। चाइना का सिटी शंघाई जो है वो कोस्टल एरिया पे है। साइबेरिया से सर्दियों के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो सीधी ट्रैवल करते हुए चाइना के ईस्टर्न कोस्ट तक चली जाती हैं, जहाँ पे शंघाई का सिटी भी है। और वही साइबेरियन हवाएं जब पाकिस्तान और इंडिया की तरफ एडवांस करती हैं, तो चूंकि रास्ते में हिमालयन रेंज है, वो इन हवाओं को लाहौर तक या पाकिस्तान के इलाकों तक पहुंचने से रोक देती हैं। सो जहाँ पे उस ठंडी हवा का एक्सेस है या उस ठंडी हवा की अप्रोच है, वहाँ पे तो वो कोल्ड इफेक्ट आपको नज़र आएगा। सो शंघाई पे जो है वो आपको कोल्ड इफेक्ट फ्रॉम साइबेरिया नज़र आएगा, लाहौर पे नज़र नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाहौर और से साइबेरिया जो सोर्स ऑफ कोल्ड विंड्स है उसके रास्ते में हिमालयस आ जाते हैं। सो हिमालयस बेसिकली मेक अ बैरियर फॉर अस। ठीक है जी। साइबेरिया से हवाएं आएंगी, नाम लिख रहा हूँ, साइबेरिया से हवाएं आएंगी, शंघाई तक पहुंच जाती हैं, इसलिए शंघाई के टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाते हैं। उसके कंपैरिजन में जो लाहौर है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय
द हिमालयस। सो लाहौर पे आपको वो इफेक्ट नजर नहीं आएगा जो आपको शंघाई पे नजर आ रहा है। ठीक है, दिस फैक्टर इज टर्म्ड एज प्रिवेलिंग विंड्स। तो ये जो उस इलाके में चलने वाली हवाएं हैं उसके रेफरेंस से इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ सरफेस या एस्पेक्ट ऑफ लैंड। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि पोलर एरियाज पे लो एंगल की सन रेज पड़ती हैं। तो ये केस अगर ऐसा हो कि इस जगह पे सन रेज फॉल कर रही हो और वो सन रेज जो है वो एक लो एंगल बनाएंगी विद रेफरेंस टू अ फ्लैट सरफेस। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐसी सरफेस हो जो कि एक स्लोप वाली सरफेस है, तो उस स्लोप के ऊपर जो एंगल ऑफ सन रेज बन रहा है वो इस जगह पे जहाँ पे ये आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे हाई एंगल की सन रेज रिसीव हो रही है। तो इधर हम देख सकते हैं कि सूरज की एंगल इधर चूंकि हाई बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लोप, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन जो एक फ्लैट एरिया होगा, एक मैदानी इलाका होगा, एक लो लाइंग एरिया होगा, बट इट इज़ हैविंग लो एंगल ऑफ सन रेज, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो रहेंगे। सो लो टेम्परेचर आपको इधर फील होगा और हायर टेम्परेचर आपको यहाँ पे होगा जहाँ पे हाई एंगल ऑफ सन रेज रिसीव हो रही है। एस्पेक्ट ऑफ लैंड क्लियर हो गया जी। फिर ये अल्टीट्यूड जैसे नहीं होगा? देखिए एल्टीट्यूड की वजह से तो टेम्परेचर कम हो सकता है, लेकिन अगर एक स्लोप फेस कर रही है सन रेज को तो फिर उस सूरत में वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा विद कंपैरिजन इन कंपैरिजन विद द फ्लैट लैंड। ठीक है जी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज जो है चूंकि वो सनराइज को रिसीव कर रही हैं, फेस कर रही है, वो ज़्यादा गर्म होगी। नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज कम गर्म होंगी। सो अगर हम हाइट की ही बात करें, ये जिसका ये नॉर्थ फेस है हिमालयाज का, केस ये हो सकता है कि इसकी ये वाली साइड जो है ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द सन रेज, ये ठंडी होगी, जो रिसीव कर रही है वो गर्म होगी। ठीक है जी, ये हो जाएगा एस्पेक्ट ऑफ लैंड फेसिंग कौन सी साइड पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सरफेस। ऑलरेडी एल्बिडो में डिस्कस कर लिया कि जब अगर हम स्नोई सरफेस की बात करेंगे, स्नो कवर्ड एरिया की बात करेंगे, तो उस पे पड़ने वाली सन रेज जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अप टू 90% एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। उसका इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेंगे। सो सिर्फ आप देख रहे हैं 15 से 10% एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, 85 to 90% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है बाय द वाइट सरफेस। तो नेचर ऑफ सरफेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बन जाता है टेम्परेचर के हवाले से। डार्कर सरफेसेस में आप देख रहे हैं ओनली 20% इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डार्कर सरफेसेस जो होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रही होती हैं और उन एरियाज के टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट फैक्टर इट इज द क्लाउड्स एंड रेनफॉल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाउड जहाँ पे भी होगा सन रेज को नीचे आने से रोक देगा और उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करवा देगा। अकॉर्डिंगली ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी आएगी वो इनडायरेक्ट आएगी, कम इंटेंसिटी की आएगी, एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो इक्वेटर के ऊपर हमें एक अबंडेंट क्लाउड कवर नज़र आता है और उस क्लाउड कवर की वजह से जो है वो टेम्परेचर्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में क्लाउड्स कम है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा आपको फील होगा। सो ये था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। उसमें आपको जो स्टार्ट देना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, आपने पहले टेम्परेचर जोन्स के मॉडल से शुरू करना है। टेम्परेचर जोन्स के मॉडल के बाद आपने ये 8 फैक्टर्स जो हैं ये वन बाय वन डिस्कस करने हैं। जोन्स कौन से थे? एक आपके पास टॉररिड जोन था जिसको हमने ट्रॉपिकल जोन कहा। फिर टेम्परेट जोन था जिसके दो डिवीजन्स हैं, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर जोन, वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट के तौर पे। उसके बाद पोलर जोन। ये 4 जोन्स आइडियल हैं। आगे आपने 8